हाँ नहीं भाई। स्टार्ट कर दे। अच्छा जी इधर इधर इधर। अच्छा, ठीक ठीक। प्रेस की जगह को सर बयान कैसे अच्छा Good morning to one and all present here. Today we have all gathered here for the Flexible Academic Program Conference. It's our holy tradition to worship our goddess Saraswati before any important event. So let's dedicate our prayer to Ma Saraswati. Hmm. Hmm. वैसे माले Hmm. Uncle Mittal Maninder. To make this occasion more happier, I would be glad to request our Honorable Director Sir, Professor P. Nagabhushan of IIITA to welcome our chief guest, Shri Atul Kothari ji, and guest of honor, Professor Rajiv Tripathi, by presenting a shawl and shriffle as token of respect. Taking our morning further, and to begin, I, on behalf of everyone present here, heartily welcome, sorry, Organizing Chair, Professor Nitish Purohit, to say a few words. थैंक यू श्रद्धेय अतुल कोठारी भाई साहब, आवाज में थोड़ा इको आ रहा है, पास से बोलना ठीक रहेगा। माननीय निदेशक महोदय, अन्य उपस्थित शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के पदाधिकारी, IEEE यूपी सेक्शन के प्रेसिडेंट, अन्य शिक्षक, ऑनलाइन जुड़े हुए सम्माननीय मित्रजन और बाकी जितने भी लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारा ये इनॉग्रेशन सेरेमनी देख रहे हैं, सभी को सादर नमस्कार। आप सभी का मैं इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वागत करता हूं। शिक्षा नीति के उद्घोषणा के बाद शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने इसके क्रियान्वयन की दिशा में जिस तरह से अथक प्रयास किया है, श्री अतुल कोठारी जी भाई साहब के नेतृत्व में ये सारे राष्ट्र में विदित ही है। हम लोगों को भी मोटिवेट करने में,
लगातार मार्गदर्शन देने में उनका जो अविस्मरणीय योगदान रहा है, उसके बिना ये फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम बन पाना संभव नहीं था। भाई साहब के प्रयासों से ही हमें इतने सारे संस्थानों से, इतने सारे विद्वानों से इनपुट प्राप्त हो सका। इसके लिए भी भाई साहब आपका बहुत बहुत साधुवाद है। उसके बाद हमारे संस्थान ट्रिपल आईटी इलाहाबाद प्रयागराज के निदेशक प्रोफेसर पी नागाभूषण सर जिस तरह से लगभग हर सप्ताह एक चर्चा के द्वारा जितना इनपुट हमको अलग अलग जैसे प्राप्त हुआ था उसको प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करना और किस तरह से एक शेप में आना, मैं अपना एक साल पहले जो हम जहाँ से स्टार्ट किए थे और आज जो हम आपको सर्कुलेट किए हैं बुकलेट के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू है, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। तो ये सब संभव हो पाया निदेशक महोदय के कंटिन्यूस एफर्ट्स से, और बाकी बहुत सारे संस्थानों का, अलग अलग शिक्षकों का, निदेशकों का भी समय समय पे हमने संगोष्ठी की है। उनसे जो इनपुट मिला है उससे भी हमने इसको एक शेप देते चले हैं। और इसी तरह से ये जो सम्मेलन होना है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, सभी लोग जो कि पैनल में हैं, पैनलिस्ट हैं, वो सभी लोग जो कि पैनल में नहीं हैं लेकिन इसको सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से आग्रह है कि उनके जो भी विचार हैं वो हमें अवश्य प्रेषित करें, और इसका जब हम फाइनल प्रारूप बनाएंगे उसके अंदर हम सभी चीज़ों को समायोजित करेंगे। तो आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। Carrying on now, I would like to welcome IEEE UP Section Chairperson Dr. Satish Kumar Singh. A very good morning to all present over here in this offline meeting and all the dignitaries present in this online dais. From IEEE Uttar Pradesh section, on behalf of IEEE Uttar Pradesh section, I welcome all of you in this particular meeting on flexible academic program. So I'm really thankful to the organizers and IIIT Allahabad for associating IEEE in this novel activity. So I will not take much time, only 2 minutes. So IEEE UP section got a proposal from Professor Nitish Purohit ji to have this kind of activity. So this was discussed in the core group of IEEE at section level, and it was thought, it was decided that it is in line with IEEE Education Society mandate. So IEEE UP section immediately agreed on this particular proposal and to be associated with this particular FAP. So let me brief about IEEE, what is IEEE. So I'm really thankful to Kothari Sahab for taking such a noble initiative at national level. And in vice versa mode, I can say that Educational Society of IEEE UP section is also willing to have similar objectives, like how to include our ancient education, not only education, moral, ethical, and many other practices in this modern technical education system, how to infuse it. So UP section is also looking for these opportunities. So IEEE, Institution of Electrical and Electronic Engineers, is the world's largest professional organization. At present, there are more than 450,000 members worldwide. It is having presence in more than 180 countries.
In India, there are 13 council, means entire India has been divided into 13 sections. Uttar Pradesh section is one of the sections. And maximum number of members are coming from region 10, that is Asia Pacific, where India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Japan, Nepal, New Zealand, Australia, China, all these countries are there. And more than 50% members are from this particular region 10. And among this, within this region 10, India is the largest council where more than 50,000 members have been spreaded across all the major institutions, technical basically, all IITs, NITs, IIITs, central universities, state universities, everywhere. IEEE is having its own presence. In UP, more than 200 institutions, IEEE is present. We are having the members in all those major institutions. At national level as well, the IEEE is striving for the same, means how to improve our educational system. So this way, IEEE is having its own significance. And I'm really thankful to this Shiksha Sanskriti Utthan Nyas to be associated with the IEEE. IEEE can work hand in hand with this particular organization for the betterment of the society. So once again, on behalf of section, I welcome all of you for this particular program. And I'm looking forward to have some better outputs of this particular association of Shiksha Sanskriti Utthan Nyas with IEEE. With these things, I'm just closing this discussion. Thank you very much for inviting me here in this August gathering. Thank you very much. I feel extremely honored to introduce to you SSUN State Coordinator Dr. Purnendu Mishra. धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास काशी प्रांत के संयोजक के नाते मुझे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के परिचय के बारे में आप लोगों से चर्चा करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की शुरुआत 2004 में वेंडी डेवनेगर की पुस्तक आई द अल्टरनेटिव ऑफ हिंदुत्व, जिसमें हिंदू देवी देवताओं और भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत सारी गलत बातें कही गई थी। वहां से उस विरोध की शुरुआत हुई और जिसे पेंगुइन ने पब्लिश किया और उन्हें अपनी पुस्तक वापस लेनी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी। वहीं से एक शुरुआत हुई कि देश के शिक्षाविदों द्वारा बहुत सारे पाठ्यक्रम में देश के इतिहास और समाज में बहुत सारी गलत विसंगति और पुस्तकें लिखी गई हैं। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रारंभ हुई यात्रा। प्रारंभ में शिक्षा बचाओ आंदोलन के नाम से प्रारंभ हुई, जो लगभग 3 वर्षों तक 2 जुलाई 2004 से प्रारंभ हुई यात्रा 3 वर्षों तक शिक्षा बचाओ आंदोलन के रूप में जानी जाती रही। किंतु एक बात आई कि अब यह हमेशा होते रहेंगे, इसके विकल्प के रूप में हमें क्या करना चाहिए। फिर 24 जुलाई 2007 से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास उस आंदोलन को परिवर्तित करके इस न्यास की स्थापना की गई। तब से न्यास मूल्यपरक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, वैदिक गणित, इन सारे मूल्यों को लेकर के लगातार पिछले कई वर्षों से काम करता आ रहा है। शिक्षा के जितने प्रकल्प हैं, तकनीक शिक्षा हो, प्रबंधन शिक्षा हो, वह भारतीय मानस के अनुकूल हो, वह मातृभाषा में उपलब्ध हो। इन सारे प्रयासों को करने के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास लगातार पिछले 15 वर्षों से सक्रिय है। माननीय दीनानाथ बत्रा की अध्यक्षता में और माननीय अतुल भाई कोठारी के राष्ट्रीय सचिव के दायित्व के पिछले 15 वर्षों से देश के सभी जगहों पर, देश के सभी प्रकार के संस्थानों में, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों में लगातार इस बात को रखने का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए, एक नए विकल्प को कैसे खड़ा किया जाए। माननीय अतुल जी का ध्येय वाक्य है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना पड़ेगा। इस ध्येय वाक्य को लेकर के आप पूरे देश में प्रवास करते हैं, शैक्षिक संस्थानों में जाते हैं और वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति के आलोक में यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस प्रकार से हमें नई शिक्षा नीति को प्रवर्तन और लागू करना है। उसके कार्यान्वयन को लेकर के देश भर के समस्त शैक्षिक संस्थानों में इन्हीं सारे विषयों को लेकर के हम जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, IEEE और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयुक्त तत्वावधान में फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम के अंतर्गत नई शिक्षा नीति में किस प्रकार से
जो बातें कही गई हैं उनको उनको लागू करने के लिए हमें किन तरीकों से, किन कार्यों से काम करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तत्काल रूप में हम लागू नहीं कर सकते, जिनके लिए हमें एक विजन बनाना पड़ेगा, एक लंबे समय की तैयारी करनी पड़ेगी। उन्हीं सारी बातों को समझने के लिए, जानने के लिए आज देश भर के वैज्ञानिक कुछ परोक्ष रूप से, कुछ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और हम सब 2 दिन यह चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति आई है उसको शैक्षिक संस्थानों में किस प्रकार से लागू किया जाए, और आगे आने वाली क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को हमें कैसे निपटा जाए। किस प्रकार से, अगर हम क्रेडिट बैंक की बात कर रहे हैं, एकेडमिक ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, मल्टी लेवल एंट्री और मल्टी एग्जिट की बात कर रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जाए, इन्हीं सारी बातों को काम करने के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास देश भर में कार्य कर रहा है। उसी कड़ी में आज राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में भी एक हम लोगों की 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी है। आप सब 2 दिन इसमें प्रतिभाग करेंगे, आप सबके विचार हम जानेंगे, और उसके बाद हम सब लोग मिल करके एक कार्य करने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से इसको प्रभावी रूप से लागू किया जाए। धन्यवाद। I find immense pleasure in introducing to you guest of honor, Padma Shri recipient, Honorable Professor Manindra Agarwal, IITK. Thank you. It's my great pleasure to be here among all the dignitaries and participants. I am aware of this initiative taken by IIIT Allahabad for past year or so, and I know that under the leadership of Professor Nitesh Purohit, they have been working on developing this concept. And as Professor Purohit said, that this has evolved very significantly. At its heart lies this wonderful idea that a student should have flexibility to, get his or her knowledge from multiple institutions, should not be limited to just one. And there should be a clearly defined process which enables the students to achieve it. And this FAP initiative is in that direction, and it has already put together some really interesting ideas. And I am really excited and looking forward to seeing it actually getting implemented and the students getting benefited from this. And that should be done on priority basis as soon as possible. So I be very happy to be involved with this initiative and help it getting implemented. So I wish all the best to this meeting and its future course of events. Thank you. I extend a very warm welcome to the guest of honor, Honorable Professor Ajit Chaturvedi, Director, IIT Roorkee. Let me at the outset thank the organizers for giving me an opportunity to address the inaugural session of this very ambitious program, the Flexible Academic Program, creating a vision and a roadmap and a methodology to make sure that flexibility in the academic program can be introduced at all levels, pursuant to the direction and the roadmap proposed by the New Education Policy 2020. This is indeed a very laudable objective. If we can keep the students' interest at the heart of all our academic activity, naturally our academic activities will flourish. The students will also integrate well with the programs, and we can make the best use of the natural and raw talent that the students bring to the academic programs. Using this, it should be possible to create a very innovation-oriented, a very forward-looking and a promising academic program, because it will have the best interest of all stakeholders. Having said this, I must also use this opportunity to highlight what I believe may be the two most important challenges. The first challenge that I foresee to implementing a meaningful, flexible academic program is coming up with the right admission processes. Because even if the program allows entry at multiple levels, I think it will come to
finally the system or the process that we envisage and implement to be able to provide admission at multiple entry levels. This I see will not be an easy road. It will have some hurdles, some bumpiness will be there, but that doesn't mean that it cannot be addressed. We must make a beginning somewhere. Even if we don't want to do the best possible scenario at the very beginning, we can make a beginning with some limited goal. And then once we learn with that limited goal in mind, and once we succeed in that, it should be possible to make it more and more liberal. The second challenge that I foresee is probably a lesser challenge, but again, it will be good to keep that in mind at the design stage itself when this 2-day deliberations will take place. And that is, I see that many students during the course of their undergraduate studies or master's studies or doctoral studies get a feeling that, well, this course is too tough. This course is something that probably they did not make the right choice by taking an admission in this institute or in this program. Sometimes they have self-doubts, or whether I am intellectually equipped, academically prepared to pass through this academic program into which I've sought admission and I've got admission, because I'm having so much difficulty in the assignments. The laboratory practicals are having such huge amount of difficulty. The concepts are not easy. When I approach the teacher could not explain to me. So a lot of these problems arise, and it should not happen that the student looks at these exit options as the easy way out. Because many students, once they pass through this turbulence or through this phase of difficulty in the academic program, come out with shining colors. They will face this difficulty. They know that they have nothing else but to swim through it. And gradually they start learning to swim, and they even start flourishing. Some students who you have seen that they have struggled in the second year, they grow up in the third year, and by the end of the final year, they are like very proud graduates of that academic program. They start doing very well. They start loving the discipline. They start loving the profession. They are completely transformed. So what I'm saying is that the academic program throws lots of hurdles, throws lots of difficulties. These difficulties the students should learn to swim through, navigate through. And of course, if it is truly something that some error has been made in terms of the admission or in terms of the choice of the student, then of course the exit options are very welcome. They are required. We routinely face these problems in the IIT system, that some students continue to struggle despite a lot of support from the system years on together. And then we feel the need that, yes, if we had a good exit option, such students who may have talent in some other domain, they may be able to do better in that domain, and they should be allowed to exit with an honorable exit. So definitely there is a need for it. I have absolutely no doubt in my mind that both multiple entry and multiple exit is the need of the hour. IIT Allahabad needs to be congratulated that it has taken the lead in this direction to spark a debate on this very important topic. I'm sure that these deliberations will show the light to other institutions that what are the possibilities in this regard. And later on, I think different institutes will adopt different mechanisms of entry and exit, but at least a good pragmatic beginning needs to be made. If these deliberations also set a milestone in terms of a timeline, that means within a year or 2 years, we'll start implementing it at some I scale. think Professor Ajit Chaturvedi is having some technical difficulties. Inspiration. So, carrying forward, I'm profusely overjoyed to take the opportunity to introduce guest of honor, Honorable Professor Rajiv Tripathi, Director, MNNITA, Allahabad. Oh, I think there was some issue there. Panin, could you hear me? Yeah, I could hear you, but I think there is a problem there. They were unable to. I think there is some problem at their end. Fine. Yeah, it's all He is not present, so carrying on forward. I would like to draw the attention of one and all present here in the dais to the logo reveal of Flexible Academic Program. I think Rajiv also is not being able to connect. Yeah, I'm here. No, you're here, but I don't think they are hearing you.
they invited you and then say, okay, he's not available. They're I doing- am profusely overjoyed to take the opportunity to introduce guest of honor, Honorable Professor Rajiv Tripathi, Director of MNIT Allahabad. Am I audible to everyone? Yes, sir, you are audible. Okay. Professor Nagbhushan, who is chairing this inaugural session, Professor Nitish Purohit, Sri Kothari ji, Professor Chaturvedi, Professor Agarwal, Dr. Mittal, and all other my distinguished colleagues from different institutions. Yes, indeed, as has been said, that there are challenges, and it's a good initiative which has been taken up by IIT Allahabad, and we need to design this flexible academic program very cautiously. Number one, the entry point, because any student who is preparing hard for 1 year or 2 years for getting entry through JEE mains or JEE advanced, the basic target is to complete the degree. I don't think that there will be a very, very small percentage which will be there who will be leaving the program in between, especially towards the institutions like IITs, NITs, and IITs. So, a lot of deliberations were going on, and the stuck is in between that multidisciplinary, lot of courses from moral, ethics, social values, law, constitution, music. They needs to be integrated into the program, plus the specialization which the student is opting for, that is also coming up. And on the other side, we say that less loading per semester, give the time for creative thinking, creativity. And on the other side, every department, every discipline, it talks about that, well, if this is the course which is not taught, means in this discipline, this course is very relevant, very important. Nobody is ready to leave the course. So there is a lot of debate which is going on in my institutions, and I'm sure that in other institutions also the similar kind of situation must be there. So in between, having said all these challenges, in between, we have tried to come out with some kind of flexible structure model with multiple entry, multiple exit. And I'm sure that during these 2 days of deliberations, we will focus it, discuss it, and come out with the model, which will be a model curriculum. And of course, the institutions are free to put something in between and make them as per their own requirement of the institution. Second thing is on the this National Credit Bank. That is also a good idea, and IIT Allahabad has taken a lead in that by making an attempt to create the consortium of the institutions of 10, 15 institutions where the exchange can take place. So I'm confident that during coming 2 days, today and tomorrow, we will definitely at the end of the day, we will come out with certain good model which can be further deliberated at different forums. Thank you very much for providing me this opportunity at the inaugural session, and I will be participating in coming 2 days physically, maybe coming over there or online. Thank you all. All the best. Thank you, sir. Now, I would like to draw the attention of one and all present in the dais to logo reveal of Flexible Academic Program.
It is a great pleasure to introduce to you designer of the logo, Professor Manish Arora. नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम और बाबा भोलेनाथ की नगरी से हर हर महादेव। जैसा कि इस लोगो की डिजाइन में बनाया गया है, वो शिवलिंग को एक कॉन्सेप्ट माना गया है, क्योंकि शिवलिंग जो है वो सृष्टि के, हम उनको ये मानते हैं कि जनक हैं, और उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए इसमें हमने जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसके कॉन्सेप्ट को निकाला है, और जो पीपल की शुद्धता है कि 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है और प्योर रहता है, उसके ब्रांचेज को लेके हम लोगों ने इसमें इसका पूरा इंटरनल कोलैबोरेशन किया है और उसको एक शेप देके बनाया है कि एक आइडेंटिटी किस तरीके से, जो पीपल की बहुत सारी ब्रांचें होती हैं एक दूसरे में अंतर्निहित होती हैं, लेकिन जो उनका निचोड़ होता है वो होता है शुद्ध हवा प्रदान करना। तो वैसे ही ये एफएपी जो प्रोग्राम है ये बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी लेवल पे एक दूसरे के साथ काम करेगा। इसमें कैसे भी आप प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं, आना जाना और प्रोग्राम करना और बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज को लाना। तो उस कॉन्सेप्ट को करते हुए मैं और मेरे रिसर्च स्कॉलर राहुल कुमार सौ ने इसको बनाया है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स में फैकल्टी मेंबर हूँ। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you so much, sir. Now I extend a very warm welcome to General Secretary AIU, Dr. Pankaj Mittal. थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के नेशनल सेक्रेटरी श्री अतुल कोठारी जी, इस IIIT इलाहाबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर नागभूषण जी, ऑर्गेनाइजिंग चेयर नीतीश पुरोहित जी, all the eminent speakers who are present here, the participants, a very good morning to you. नमस्कार। मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ AIU की। AIU मेरी कर्मभूमि है और उसके साथ ही साथ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास भी मेरी कर्मभूमि है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अतुल जी के नेतृत्व में जिस तरह से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीनी लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा है और बहुत सारा सक्सेस भी उनको मिला है, तो उस तरह से कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इतनी मेहनत नहीं कर रही है जितना कि ये छोटा सा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास पूरे भारत में जगह जगह जा जाके पहले उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और अब कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी अतुल जी को, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को, कि उन्होंने इतनी मेहनत इस पॉलिसी पे की है और अगर ये पॉलिसी ठीक तरह से इम्प्लीमेंट होगी तो उसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और अतुल जी का होगा। अब जब हम फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम की बात करें, इसके डिटेल में तो मैं बात करूंगी जब मैं एक सेशन में बात करूंगी, पर जब हम फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से बिल्कुल बदल गया है। जैसे कि कहते हैं ना कि 100 साल पहले आइंस्टाइन ने एक पेपर दिया अपने बच्चों को और जब वो पेपर उनके टीचिंग असिस्टेंट ने देखा तो उसने कहा कि सर कोई गलती हो गई है, क्योंकि सेम पेपर यू गेव टू योर स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ऑल्सो, तो सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स को सेम पेपर दिया तो कुछ गलती हो गई। तो आइंस्टाइन ने कहा गलती कुछ नहीं हुई है, पेपर सेम है पर आंसर्स डिफरेंट है, क्योंकि 1904 में आइंस्टाइन ने 4 पेपर्स निकाले थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, और उसकी वजह से पूरा आई मीन पूरा फिजिक्स का पैराडाइम ही, पूरा परिदृश्य ही बदल गया था फिजिक्स एजुकेशन का, जिसकी वजह से क्वेश्चन सेम थे, आंसर्स डिफरेंट थे। इसी तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद सवाल तो सेम है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, पर आंसर्स बिल्कुल बदल गए हैं। और उसी में से एक है फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम, कि कैसे फ्लेक्सिबिलिटी एकेडमिक प्रोग्राम्स पर
लाई जाए। तो इसके बारे में मेरे से पहले बहुत सारे स्पीकर्स ने बोला, मल्टीपल एंट्री एग्जिट के बारे में बोला। मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऐसी चीज है जिसके बारे में हमारे बच्चे बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कैसे मल्टीपल एंट्री एग्जिट हो। पर फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम खाली मल्टीपल एंट्री एग्जिट नहीं है, ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट तो है ही, इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों को कि क्या कोर्स चूज करना चाहते हैं। जैसे आज अगर हम फिजिक्स कर रहे हैं तो साथ में मैथमेटिक्स ही करना पड़ेगा या केमिस्ट्री करना पड़ेगा, म्यूजिक नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते, हिस्ट्री नहीं कर सकते। तो टोटल फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को कि क्या कोर्स करना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। अगर आज आपने एक किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो आपको सारे के सारे कोर्सेज उसी यूनिवर्सिटी से करने पड़ेंगे। मतलब आप बाध्य रहेंगे कि अगर आपने ट्रिपल IITA में एडमिशन लिया है तो सभी कोर्सेज वहां से करने पड़ेंगे। पर जो एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी अब आ रही है उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब आप एक कोर्स ट्रिपल IITA से करिए, एक IIT से करिए, एक JNU से करिए, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी करिए, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करिए, पूरी आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें ये भी मोड है, मतलब जो चौथी फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ, पहली फ्लेक्सिबिलिटी एंट्री एग्जिट हो गया, दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स क्या चूज कर सकते हैं, तीसरी फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी क्या चूज कर सकते हैं, और चौथी फ्लेक्सिबिलिटी कि आप किस मोड में पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ब्लेंडेड पढ़ना चाहते हैं, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। और पांचवी फ्लेक्सिबिलिटी जो बच्चों को बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत थी वो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। जरूरी नहीं है कि आपको उन्हीं 3 सालों में कोर्स खत्म करना है या उन्हीं 4 या 5 सालों में कोर्स खत्म करना है जहां से आपने पढ़ाई शुरू की थी। आप पढ़ते रह सकते हैं। जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, जो मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई सीमा नहीं है, ना उम्र की सीमा, ना यूनिवर्सिटी की सीमा, ना जन्म का बंधन, कोई बंधन ये बच्चों के ऊपर नहीं है। तो स्टूडेंट्स को एक तरह से मैं बार बार बोलती हूँ कि स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड लाइक ए किंग। एक स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी हमारे देश को दी गई है, और इस स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी में जो एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे को मिली है, इट इज मतलब इसका कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में। जब हम बात करते हैं ABC के इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, तो वो सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि ABC कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे भारत सरकार और कैसे भारत की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और टीचर्स और वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने पॉलिसी निकाली है, ABC की गाइडलाइंस भी आई है, रेगुलेशंस भी आई हैं, बैंक भी बन गया ABC, पर अब इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी यूनिवर्सिटीज की है, वाइस चांसलर्स की है। उनको ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, कैसे आपको प्रोग्राम्स की जगह कोर्सेज में एडमिशन देना है, कैसे टाइम टेबल्स को एडजस्ट करना है, कैसे एक्स्ट्रा सीट क्रिएट करनी है अलग अलग कोर्सेज में जिससे कि बच्चों को एकोमोडेट कर पाए, किस तरह से हाइब्रिड मोड में एजुकेशन करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूनिवर्सिटीज इसकी एक तरह से जिम्मेवारी उठा लें कि हमें फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम देना है, तो बच्चे तो खुश होंगे ही, क्योंकि ये तो उनका ड्रीम है, मतलब उनका सपना सच हो जाएगा कि हाँ हमें फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम हमारे को मिल गया। पर उसके साथ ही साथ जो NEP को जिसको हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनाने की क्षमता है जिस पॉलिसी में, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन लेटर एंड स्पिरिट में हो जाएगा। और अगर हमने लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन कर लिया NEP का, जो कि यूनिवर्सिटीज के हाथ में, वाइस चांसलर्स के हाथ में, प्रिंसिपल्स के हाथ में, टीचर्स के हाथ में है, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं बधाई देती हूँ एक बार नीतेश पुरोहित जी को दोबारा से, ट्रिपल IITA को, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को, कि आपने इस तरह का बीड़ा उठाया और इस चीज को आगे बढ़ाया। तो मेरी तरफ से आपके प्रोग्राम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बधाई, नमस्कार। Thank you, ma'am. Extending our event further, this is a great opportunity to introduce to you Honorable Chief Guest Shri Atul Kothari ji. लचीले शैक्षिक पाठ्यक्रम इस 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के अध्यक्षता कर रहे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक माननीय नागभूषण जी, मित्र अंतेश जी, इस उद्घाटन सत्र के विद्वान वक्तागण, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय आचार्य बंधुओं बहनों, प्रिय छात्र भाई और बहनों,
सबसे पहले तो मैं ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर नितेश और ट्रिपल आईटी परिवार के आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि शिक्षा नीति की चर्चा तो देश में बहुत हो रही है, परंतु उसको इनके जो नए नए आयाम है, नए नए डायमेंशंस है, इसको कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना, इस पर शायद ये देश में कुछ प्रयासों में एक बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। जब शिक्षा नीति घोषित होने के बाद कुछ ही समय हुआ था तो प्रोफेसर नितेश ने मुझे एक बार फोन पर बातचीत की कि ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की जो बात है, तो हम लोगों को ट्रिपल आईटी, एनआईटी, आईआईटी वहां कैसे करना, वहां क्या भी हम कॉमर्स आर्ट साइंस फैकल्टी की जैसे कार्य कोर्स शुरू करने हैं क्या? मैंने कहा मैं आपको कुछ उत्तर दूं, इसके बदले हम लोग, तब लॉकडाउन चल रहा था, एक वेबिनार आयोजित करें हम लोग, और वेबिनार आयोजित किया गया। हम 3 वक्ता थे, 3 लोगों ने 20-20 मिनट उद्बोधन किया। बाद में लगभग 1.5 आवर इस पर बहुत अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, क्योंकि कई डायरेक्टर्स, प्रोफेसर, विद्वान सब लोग थे उसमें। मैं देश भर में कहता हूं कि जिस प्रोफेसर नितेश ने एक प्रश्न खड़ा किया था मेरे सामने, बाद में कुछ ही महीनों में उन्होंने इसी विषय पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करके देश के सामने प्रस्तुत किया, और आज इस डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप देने के लिए, फाइनल करने के लिए हम सब लोग बैठे हैं। डॉक्यूमेंट्स भी मुझे भेजा और कहा कि अभी आगे क्या करना है। मैंने कहा देश भर के कुछ विद्वानों के पास भेजा जाए और फिर सबके सुझाव, सजेशन लिए जाए, और बाद में एक इस प्रकार का राष्ट्रीय सम्मेलन इस पर आयोजित करके इसको अंतिम रूप दिया जाए। और इसी प्रक्रिया के रूप में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस पाठ्यक्रम में बहुत मेहनत की है नितेश जी ने, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसकी 3 बड़ी विशेषता है। पहली बात है कि ये भारत केंद्रित, भारत सेंट्रिक पॉलिसी है। इसके हिंदी ड्राफ्ट में पेज 9 पर लिखा है, एक छोटा पैराग्राफ है कि इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। वो जो एक 8-10 लाइन लिखी है, उसको मैं एक लाइन में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। इसमें जो लास्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड है, कार्य व्यवहार, इस पर मैं अंडरलाइन करता हूं, क्योंकि विचारों की बौद्धिकता की बात हमारे देश में बहुत हो जाती है। देश भर में चल रही है शिक्षा नीति पर अभी चर्चा, लेकिन जिस पर चिंतन, चर्चा, विचार कर रहे हैं, जो नीति में लिखा गया है, इसको हमारे कार्य व्यवहार में लाना, ये बहुत कठिन काम होता है, और इसलिए वो बहुत कम होता है हमारे देश में। और इसकी शुरुआत ट्रिपल आईटी भागलपुर और नितेश ने की है, इसलिए आप सब और देश भर के जुड़े हुए लोगों के द्वारा नितेश जी को और ट्रिपल आईटी को बहुत बहुत मैं अभिनंदन देता हूं। इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टीपल एग्जिट एंट्री, इन सब की बात की है। तो इस पाठ्यक्रम में इसका उल्लेख किया गया है कि पहले हम टेक्निकल एजुकेशन में 4 वर्ष और नॉर्मल कोर्सेज में 3 वर्ष
में ग्रेजुएट की डिग्री देते थे और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम सिलेबस का स्वरूप रहता था। अभी 1 साल में सर्टिफिकेट देना है, 2 साल में डिप्लोमा की डिग्री देनी है तो इसके 4 हिस्से कर दो और 1-1 साल में पढ़ाकर उनको डिग्री दे दो, तो वो तो बहुत आसान काम है, लेकिन इससे कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए इस पाठ्यक्रम में लिखा गया है कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद बच्चा छोड़ देता है पढ़ाई, तो वो कुछ ठोस बात करने में व्यवसाय रोजगार की दृष्टि से सक्षम हो। इस प्रकार की बात नहीं होगी तब तक सिर्फ सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। इसका समावेश इस पाठ्यक्रम में किया गया है। मैं और 2 बात जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि बार बार पाठ्यक्रम चेंजेस हम नहीं कर सकते। तो इस पॉलिसी में दूसरी जो विशेषता है पॉलिसी की, वो ये है कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की है। समग्र सर्वांगीण में एकात्म दृष्टि। तो पहले जिसको हम को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट कहते थे, ऐसे जो बहुत सारे सब्जेक्ट का इस पॉलिसी में उल्लेख है, इन सबको भी ध्यान में रखकर एक होलिस्टिक अप्रोच से सिलेबस का स्वरूप बनना चाहिए। क्योंकि अभी तक ये पिछले 175 इयर्स के हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण हम लोगों को हर बात को पार्टली टुकड़ों टुकड़ों में सोचने की आदत हो गई है। एनवायरनमेंट एक सेपरेट सब्जेक्ट है, वैल्यू एजुकेशन दूसरा सेपरेट है, वोकेशनल एजुकेशन, योग एजुकेशन, संगीत आदि आदि। तो इतने सारे सब्जेक्ट बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो हम कहते हैं कोई 1-2 चुन लो, तो फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इस पॉलिसी में यही विशेषता इस बात को कहा गया है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप होलिस्टिक बने। इसी में सारे विषयों का समावेश हो जाना चाहिए। तो इस दृष्टि से इन सारे विषयों का भी इस पाठ्यक्रम में समावेश पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उसको विस्तृत एलोबरेट नहीं कर रहा हूं। और तीसरी बात जो पॉलिसी में कही गई है कि सारे पाठ्यक्रम द्विभाषी होने चाहिए, बाइलिंगुअल। तो इस दृष्टि से भी हमने कम से कम 2 भाषा में पाठ्यक्रम का स्वरूप समानांतर बने, इसकी भी योजना करनी पड़ेगी। अन्यथा हमारे क्या क्या है कि बात तो हो जाती है, लेकिन इंग्लिश में बनाकर फिर हम कहते बाद में करेंगे, बाद में कभी बात आती ही नहीं। मेरी प्रार्थना तो ये है कि पहले अपनी भाषा में हमने सिलेबस तैयार करना चाहिए, फिर बाकी 10 भाषा में ट्रांसलेट करो। तो ये 3 बातों का सिलेबस बनाते समय हम लोगों ने विचार करना चाहिए। तो फिर एक जिस प्रकार का एजुकेशन में चेंज चाहते हैं, जिस प्रकार का इस एजुकेशन सिस्टम से जो एक पूरी पॉलिसी के द्वारा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना हम चाहते हैं, ये वास्तविक होगा। नहीं तो एक पार्ट हम कर लेंगे तो बाकी 2 पार्ट बाकी रह जाएगा, तो बाद में बार बार चेंजेस करना इतना आसान नहीं होता है सिलेबस में। तो ये तीनों बातों का विचार करके पूरा पाठ्यक्रम का स्वरूप हम लोग बनाए। जब मैं कहता हूं, सुझाव नहीं दे रहा हूं, मैं भी इसमें एक व्यक्ति हूं साथ में काम करने वाला। और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास देश में यही करना चाहते हैं। मैं देश भर में जा रहा हूं शिक्षा नीति के संदर्भ में, तो कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं अलग अलग प्रकार से। प्रश्न खड़ा करिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रश्न ही हमने खड़े करना है और सॉल्यूशन भी हमने ही बनना है।
जो नीतीश जी ने और ट्रिपल आईटी ने न्यास के साथ मिलकर इस दिशा में बहुत एक सफल प्रयास किया है। नीतीश जी एक प्रयास कर सकते हैं इस विषय पर, तो देश भर के लाखों प्रोफेसर क्यों भी प्रयास नहीं कर सकते। इसलिए इस मंच से मैं उपस्थित है और आभासी माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, उन सबसे निवेदन करता हूं कि आपकी रुचि प्रकृति के अनुसार जो विषय आपको उचित लगे पॉलिसी में, ऐसा एक विषय चिन्हित करिए और उस पर केंद्रित करके इस प्रकार का परिणाम कारक काम करिए। तभी वास्तविक एजुकेशन पॉलिसी जमीन पर धरातल पर उतर आएगी। अन्यथा पॉलिसी बहुत अच्छी आ गई, पहले भी 2 पॉलिसी आई थी, वो भी अच्छी थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और परिणाम हमारे सामने है आज। तो ये जो पॉलिसी आई है कि 175 इयर्स के बाद भारतीयता की हम बात कर रहे हैं, जो पिछले स्वतंत्र भारत में हम 75 साल से चर्चा करते आए, जो अपेक्षाएं हमारी थी, ऐसी अधिकतर बातें इस पॉलिसी में आ गई है। हम सपना देख रहे हैं विश्वगुरु भारत का। हम उल्लेख करते हैं कि 200 यूनिवर्सिटी में हमारा एक भी नाम नहीं आता है देश के संस्थान का। चर्चा हर जगह होती है। अब मैं कहता हूं हमेशा कि जो उस 200 यूनिवर्सिटी में जो वर्क कल्चर है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करते। हमारे 5 बजे यूनिवर्सिटी और संस्थान खाली होने लगते हैं, वहां 24 घंटे चलता है। तो जब तक इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर, इस प्रकार का एक वर्किंग सिस्टम, इस प्रकार का एक वर्क कल्चर हम खड़ा नहीं करेंगे, तब तक पॉलिसी बहुत अच्छी करते 2-3 साल के बाद सारा फिर वही यथावत चलता रहेगा नहीं तो। लेकिन मैं आशा करता हूं और मेरा विश्वास भी है कि इस बार हम जैसे अनेक लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं और नीतीश जी और ट्रिपल आईटी और हमारे माननीय डायरेक्टर साहब जैसे अनेक लोग बहुत प्रतिबद्धता से, कमिटमेंट से इसके इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं। तो जरूर हम लोग इस शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में सफल होंगे और वास्तविक रूप में टोटालिटी में अगर ये नीति इम्प्लीमेंट हो गई तो जो हमारा ध्येय वाक्य है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का, कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। शिक्षा बदलेगी पॉलिसी के माध्यम से। और जो अपने पूर्व राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि संपन्न समृद्ध राष्ट्र को भारत बनाना है हमने, या विश्वगुरु भारत हमने बनाना है, इस दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएंगे और हम इन्हीं आंखों से ये स्वप्न साकार होता हुआ देख पाएंगे। ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे विजन के साथ इस शिक्षा नीति के कार्य में, इम्प्लीमेंटेशन के कार्य में हम सब अपना अपना यथा प्रयास करें, ऐसी आप सबसे प्रार्थना, अभ्यर्थना। और पुनः एक बार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नितेश और इस संस्थान परिवार के सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. We are excited to hear some words by our Honorable Chairperson, Professor P. Nagabhushan, Director, IIITA. So we kindly request respected sir to continue our event by sharing some words with us. The buzzword is flexibility. So I shall exercise my flexibility to speak in English. You have got to excuse me. Shri Atulji, Professor Maninder Agarwal, Professor Chaturvedi, Professor Pankaj Mittal,
my colleagues over here from different institutions as well as from my institution, Nitish Purohit, the architect of this national flexible program. Good morning to all of you. You have heard from the beginning the scholarly presentations by Professor Maninder, Professor Chaturvedi, and later Rajiv Tripathi, and then Pankaj Mittal. The star of the day, Professor Atulji, spoke so very well. Absolutely, I have nothing more to add, but I would recollect whatever Professor Chaturvedi mentioned, that the road is not so smooth, it's going to be bumpy, but then you have got to overcome that. You have got to really overcome that. When it is flexibility, which is also enjoyed by every child at home, you know what does a child would do? When the child is uncomfortable with father, the child will go to mother. When the child is uncomfortable with mother, the child will go to grandfather. And when child is uncomfortable both with father and mother, the child will take the liberty of complaining against the parents at the grandparents. The flexibility, one more step later, the child will also take the liberty of going to the neighbor and complaining against the parents. That's the age. That's the problem with flexibility, and one has got to be very careful. When we introduce the flexibility, and if I offer a course, which most of the students would definitely understand is a tough course, then you should not find it as a reason to exit from this institution and take that course somewhere else. So it has got to be very different. Most important in any flexible system is the ability of the system to counsel the stakeholder. Without counseling, no flexible system shall be very comfortable. So there has got to be a strong counseling system in the entire flexibility system. The national education policy, though has not explicitly mentioned, over 75 pages of this document, it has been very clearly mentioned that the candidate has got to be properly counseled. Flexibility does not mean that a particular boy will take Sangeeta, will also take dance, will also take this, will also take that, but then every person has got to remember that there has got to be a goal into which the ball has got to be taken, and that is where the multi-directions to take the ball into the goal has got to be counseled, and counseling is most important. Unless we do the counseling, the flexible system or ABC shall not be of a great success. But national policy has just advocated a very wonderful idea, as Madam Pankaj Mittal brought out, that it has got to be the wonderful implementation of ABC, Academic Bank of Credit, but then Academic Bank of Credit should not again become like that of credit cards, that one bank comes and gives you a credit card and you use it, and by the time you have got to repay the loan to the credit bank, you just forget about using that card itself. That should not happen. That one has got to be very, very careful. Now, this flexible academic program is not a new program. It is a wonderful solution. What Professor Nitish Purohit has brought out is a wonderful solution to implement ABC. That's what has got to be linked. The flexible academic program should be thought of as linking the academic bank of credits. But then, as Professor Chaturvedi brought it out, as also Professor Maninder Agarwal very melodiously and in a key low tone brought it out, that there will be the boundary problems. The boundary problems are a candidate who joins a NIT system or a triple IT system with only joint entrance examination obviously would be aspiring to take the courses from IITs, because he wants to show the certification that he has got the courses from IITs, whereas to enter into an IIT system, he has got to have an advanced entrance examination also. Therefore, at the beginning, this point of the boundary problems have got to be properly overcome. Otherwise,
there shall be the tussle between the boundaries, which is true even today in the world, even today, which has been true in the physical world itself. The problems are only because of boundaries, whether it is Karnataka or Maharashtra, whether it is just recently UP and Uttarakhand, the boundary problems still are going to persist, and that is where one has got to be very careful. And the problem is not in welcoming the new policies, the problem is in fruitfully seeing that all these boundary issues, which are very careful, which are very delicate issues, have got to be sorted out. That has got to be the aim of these workshops, because idea is noble. National education policy idea itself is noble. I would always have loved to mention this particular point. Had it been headed by any professor, the national education policy, had it been headed by any professor, I don't think we would have got such a comprehension. This has been looked at by a spaceman, Kasturi Rangan. The spaceman has been able to see the entire education sitting from the space. Therefore, there has been a total holistic issue, and therefore this national education policy has been as a comprehensive statement. And that's the reason why, in spite of all national education policies which happened till date, this national education policy, which has happened after 75 years of this independence of India, has really opened up the way for great India to think very, very progressively on this particular issue. But my caution, I have got to be very cautious in telling that you should be very clear about all these boundary problems, because the frictions always happen at boundary. It is simple. It is a simple physics philosophy that when there is a junction of two dissimilar metals, naturally the friction happens only at the boundary, and the boundaries have got to be sorted out clearly. So it could be the boundary between an IIT and a IIIT and a NIT system. It could be boundary between a IIIT NIT system with a conventional AICT system. We have got to be very careful, and I am telling still from the perspective of only technical education, but then the imagination is to take it and mingle and amalgamate even the non-technical things into the technical field, which means one has got to get into arts, commerce, all these faculty. Therefore, the boundary problems have got to be sorted out. I am very sure Professor Nitish Purohit and team, the youngsters, would take the torch in this direction and think very carefully, because it is not speaking about the ideals, it is speaking about the implementation at the ground level, which makes the things very, very successful. National education policy, I am very happy that it speaks about one most interesting thing, and I request Dr. Atulji to take it very strongly, that particular aspect, that any institution should not have a gap of director or a gap of vice chancellor. Ever since national education policy has been brought in, ever since people have started speaking, somehow every conference, every workshop is somehow very intelligently silent about this particular issue. The whole point is the lack of continuity in any of our attempts. The lack of continuity is because of the discontinuity at the leadership level. So, what's going to happen to an institution where the director or the vice chancellor demits the office because of the completion of his term, and invariably the new director is not available? And no doubt, nowadays, at least when we were younger students, very young people, we used to see that the new director or the new vice chancellor taking the charge from the previous vice chancellor, and both of them used to meet at least one day. And today, there is a big discontinuity, that there is a perfect gap between the first director and the second director, the present director and the next director, the present vice chancellor and the next vice chancellor. Therefore, most of the time, what would happen is always the new director starts with a fresh idea, which is naturally, so most of the time, it is Control-Alt-Delete for the new director. This is what has got to be sorted out. Again, this is a boundary problem. Now, the worst problem is the transition period. During the transition period, somebody has got to take over the institution. Somebody has got to run the show. And this somebody naturally is a in charge or officiating director who
is not fully equipped to take the right direction and right decisions, and who cannot even take the institution forward because after all he is officiating. This national education policy, which has been thoroughly mentioned, has got to be examined, and this point, the basic point, has got to be set right, because continuity in the flow always maintains anything to flow very continuously. So that has got to be maintained. I'm very sure, I'm requesting, I'm urging Shri Atulji here that he has got to take forward this particular point, because the unsuccessful happening of all great ideals is because of the lack of the continuity of the ideas, lack of the flow of continuity, and that has got to be ensured. I'm very sure this workshop, this conference would also speak about all these boundary issues, and what is most important is the stakeholder has got to be counseled properly. Counseling is very much necessary. When a child should go to grandfather, when a child goes to grandfather, the child should be educated that the child should not complain against father, should not complain against mother, is the counseling. It is not preventing the grandchild going to the grandfather, but it is advising the child not to complain against parents. That is most important, which has got to be done, and this counseling has got to be done. That's what is counseling forum is very much required for any, particularly for the success of this ABC, collecting the credits from multiple institutions. It has got to be a proper counseling. So also the boundaries between the institutions. Well, I would be very much keen in looking at the proceeding, the things which are going to happen in the next panel discussions. I would be very, very happy, because the real month and real churning happens in all these panel discussions. I'm very sure you would give a shape for a proper implementation during these panel discussions. And I'm very sure at the end of tomorrow, there shall be a clear, understandable, realizable, implementable procedure which these panels are going to make a recommendation. With this, surely, in the presence of the star person like Atulji, taking the things forward would become easy, but strengthen his hands. To strengthen his hands, we should be able to practically think what has got to be done. I wish all the success to to the deliberations which are going to happen the next 2 days. Thank you very much for the patient hearing. Thank you, sir. Finally, as an appreciation to the chief guest and guest of honors for the time and valuable input, we would like to offer a small memento as an effort of appreciation. Your presence has been very valuable today, and we certainly look forward to another interaction in the future. So I request Registrar IIIT Professor Vijayashree Tiwari to present a memento to our Honorable Director, sir, who is chairing the session, who has been an inspiration, a motivator, and एक शॉल और श्रीफल भी मैडम पूरे IIIT परिवार की ओर से माननीय निदेशक महोदय को, मैडम शॉल और श्रीफल भी पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. At last, I extend a really hearty vote of thanks to organizing chair Professor Vijayashree Tiwari, who spared time from her busiest schedule to grace the occasion. A very good afternoon to everybody. I stand here to extend my gratitude and thanks on behalf of the Indian Institute of Information Technology, Allahabad, to our esteemed guests,
Professor Padma Shri Manind Agrawal ji. I also extend my gratitude to Director IIT Roorkee, Professor Ajit Chaturvedi ji. Our guest of honor, Professor Rajiv Tripathi ji, Director MNNIT Allahabad, and also to General Secretary AIU, Mrs. Pankaj Mittal. But this thank you would not be complete without thanking the people who have actually been instrumental in making this event a success. And for that, I extend my heartfelt thanks and gratitude to Shri Atul Kothari ji, जिन्होंने अपना कीमती समय आज इस संस्थान को दिया है. आगे भी हम आपसे सर यही गुजारिश करेंगे कि आगे भी आपका ये मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे. Further, I would like to thank our Honorable Director, who has been very, very supportive in all our efforts in organizing such programs. And I hope, sir, we will do justice to the vision that you have given to us. Moving forward, I extend our thanks to each and every person who's present here today in this room and also who has joined us online for taking out time from their busy schedules and helping us formulate this program and take it forward. Further, I would like to thank Dr. Satish Kumar Singh for extending his support at the most earnest time when we needed it the most. So he came up with his coordination of IEEE. Towards the end, I would like to extend my thanks to the organizing committee, the students, the faculty members, the staff who have been instrumental in making this program a success. Also, we have our PRO sitting here who will be taking the discussions that have held in this room today to the outer world in form of the press meet. So, Pankaj ji, आप यहाँ पर हैं, तो आप जिस उद्देश्य से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, मैं वही चाहती हूँ कि सेम ही उद्देश्य हमारे न्यूज़पेपर्स में भी रिफ्लेक्ट हो. I also extend my thanks to our staff members, teams and officers. We have our students who are here. जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अभी पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट्स के लिए नहीं खोला गया है. But the students have been very, very instrumental in, creating this entire program and making it a success. And I can't complete this thank you without thanking Professor Nitish Purohit, who has taken all the efforts and the pain in being the organizing chair. So with that, I thank each and every person here. Thank you. Thank you so much, everyone. Now it's the time for the tea break. I would like to request all our guests to move towards the auditorium. The tea is waiting for you. We will resume here at 2:30. Thank you so much, everyone.